हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे PYQ सीरीज़। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि सिलेबस के एक डिटेल्ड एनालिसिस के वीडियो के बाद हम आपके लिए PYQ सीरीज़ भी लेके आएंगे। तो हम लेके आ गए हैं आपके लिए PYQ सीरीज़, जहां पे हम इस साल जो CUET PG हुआ था यानी कि 2024 वाले CUET PG को एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सारे क्वेश्चंस की, और देखेंगे कि जो पैटर्न्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, एंड जो क्वेश्चन एक सेटअप करने का एक जो माइंडसेट है हम उसको भी क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि हमारा जो ये चैनल है, हमारा जो ये परिवार है CUET कॉन्सेप्ट, वो आपके लिए बहुत शानदार बैचेस लेके आ चुका है। CUET PG की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ये देखेंगे पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, LLB, हिस्ट्री, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमने कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, एंड क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया या फिर जिनको पता नहीं था वो ये डिटेल्स चेक कर लेंगे हमारे वेबसाइट पे, या आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए एंड बहुत अच्छे एंड बहुत क्वालिफाइड टीचर्स आए हैं। एंड बस यही नहीं, हमारा जो रिजल्ट है पिछले साल का वो भी हमने बहुत अच्छा दिया। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉप कॉलेजेस में, सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शंस दिए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। और बस PG की ही नहीं, अगर आप UG की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, B.Ed की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, CHS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। आप हमारे वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, एंड फिर आप अपने मनपसंद की जो चॉइसेस के जो कोर्सेज हैं या आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप उन सारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। मौका भी बहुत सही है क्योंकि हमने जस्ट अभी शुरू करा है, हालांकि अभी टेक्निकली क्लासेस शुरू नहीं हुई है, 2-3 दिनों में शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप अभी ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज एक बैकलॉग नहीं रहेगा, क्योंकि आपके भी कॉलेजेस चल रहे होंगे, तो कॉलेजेस की पढ़ाई, फिर ये बैकलॉग, फिर प्रिपरेशन, तो आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो अगर आप एक सही समय पर शुरू करते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो आप ज़रूर चेक करिएगा हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे और हमारे वेबसाइट को अपने नॉर्मल ब्राउज़र से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा PYQ सीरीज़ आज ये पहला क्लास है। हम कोशिश करेंगे 20 से 25 जो क्वेश्चन है पहले CUET PG जो हिस्ट्री में पूछे गए 2024 में, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ जो है हम शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था 2024 के CUET PG हिस्ट्री में। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। महाजनपद जनपद वाला जो एक पिलर हमने जो डिस्कस करा था उससे है। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नॉन मोनार्कियल महाजनपद। नॉन मोनार्कियल मतलब गैर राजतांत्रिक, जहाँ पे राजा या एक प्रजा, जो एक मोनार्कियल जो एक हायरार्कियल सेटअप होता है वो सिस्टम नहीं था। ऑप्शंस थे आपके अवंती, वज्जी या वृजी, वत्स या कौशल। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप देखें जब हम महाजनपद पढ़ते हैं तो उनमें जो एक बेसिक सा एक जो क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया हम इनिशियली करते हैं वो होता है मोनार्की का और एक नॉन मोनार्की का। नॉन मोनार्की में आपके रिपब्लिक्स आ जाते थे, ओलिगार्की आ जाते थे। रिपब्लिक में जो कॉमन मास होती थी वो एक लीडर को एक इलेक्ट करती थी, एंड ओलिगार्की में क्या होता था कि 7-8 लोग, 10 लोगों का एक ग्रुप जो होता था वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका वृजी है या वज्जी है, जिसकी कैपिटल जो थी वो आपकी वैशाली थी। ये आपके आज के बिहार में था, एंड इसकी जो कैपिटल थी वो वैशाली थी। तो ये इस क्वेश्चन में विज्जी या व्रजी जो है वो आपका एक नॉन मोनार्कियल या फिर गैर राजतांत्रिक एक महाजनपद था। बात करें अवंती की, तो अवंती आज आपका जो मध्य प्रदेश और वो मालवा प्लेटू वाला जो रीजन है, एंड इसका जो कैपिटल था वो आपका उज्जैन था। वत्स की बात करें, इसका जो कैपिटल था वो आपका कौशाम्बी था, आज के इलाहाबाद वाला रीजन। और ये जो कौशल है इसकी जो राजधानी थी वो आपकी श्रावस्ती थी। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नॉन मोनार्कियल स्टेट पूछा गया था जिसका आंसर आपका वज्जी या वृजी हो गया, जिसकी राजधानी जो थी आपकी वैशाली थी। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। ऑन समुद्रगुप्त बैटल एक्स टाइप कॉइन्स द किंग इज डिस्क्राइब्ड एज विल्डिंग द एक्स ऑफ। समुद्रगुप्त के युद्ध कुठार प्रकार के सिक्कों पर राजा किसका कुठार या फरसा चलाते हुए वर्णित किया गया है। तो अगर आपने पढ़ा है गुप्ता एरा, तो समुद्रगुप्त जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो है कॉइन को वो मिंट करते हुए दिखेंगे, एंड वो सारे कॉइन्स जो है ना वो उनके किसी ना किसी एक पीरियड या उनके किसी ना किसी क्वालिटी को आपको वो दर्शाते हुए दिखेंगे। 7 से 8 टाइप के उनके जो कॉइन जो वो मिंट कर उन्होंने किए थे वो 7 से 8 डिफरेंट टाइप्स के थे। तो उन्हीं में से एक टाइप्स था बैटल एक्स टाइप कॉइन, और इनमें समुद्रगुप्त जो है वो एक बैटल एक्स पकड़े हुए हैं जिसको कुठार या फरसा कहा जाता है हिंदी में, तो उन्होंने वो पकड़ा हुआ है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वो जो कुठार या फरसा था वो किसका था। पहला आदित्य,
दूसरा परशुराम, तीसरा शिव, या फिर चौथा कीर्तांता। तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, परशुराम जो है, जिनको एक वन ऑफ द इनकारनेशंस भी मानते हैं लॉर्ड विष्णु के, तो इनका जो वेपन था ना वो परशु था। परशु दैट इज आपका फरसा या फिर आपका बैटल एक्स। तो समुद्रगुप्त जो है, बिकॉज जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो आपकी प्रॉपर एक ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी, एंड वो ब्राह्मणिज्म को वो पोर्ट्रे करती थी, एक रॉयल पैटर्नेज था ब्राह्मणिज्म का। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो बाकी सारे रिलीजन्स को थोड़ा सा डाउनफॉल कर रही थी, बट एक मेन जो पैटर्नेज था, जो उसके किंग्स थे, वो आपके ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। तो जो समुद्रगुप्त के बैटल एक्स टाइप कॉइन्स में जो वो फरसा पकड़े हुए दिखे हैं, वो आपका जो फरसा है वो आपके परशुराम का है, बिकॉज परशुराम वन ऑफ दी लाइक इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु, इनका जो एक बैटल वेपन है वो परशु है या फिर फरसा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक जनपद और महाजनपद वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। मगध की जो कैपिटल थी वो थी राजगीर, जो उसका इनिशियल कैपिटल था। पूछा जा रहा है कि उसका जो पहला नाम था या फिर उसका जो पुराना नाम था वो क्या था, जो कि लेटर जो कैपिटल वो आपका हो गया था पाटलिपुत्र, जो आज का पटना शहर है वो हो गया था, और पहला जो कैपिटल था वो आपका राजगीर था। पूछा जा रहा है कि राजगीर का जो पुराना नाम था वो क्या था। ऑप्शन थे आपके अंग, पाटलिपुत्र, कुशीनगर या फिर आज के भागलपुर वाले क्षेत्र में। पाटलिपुत्र मैंने बता दिया आपका दूसरा कैपिटल था, जो कि एक बहुत लंबे समय तक एक कैपिटल के रूप में रहेगा। एंड कुशीनगर अगेन एक छोटा सा एक शहर या उस समय की कम्युनिटी थी आज के उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिरिव्रज। राजगीर को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था, बिकॉज जो राजगीर जो एक शहर था उस समय या आज भी, वो बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो वो उसको एक बहुत सेफ लोकेशन बनाता था कि अगर कोई एक सीट ऑफ पावर है, अगर वो वहां पे है तो वो एक बहुत सेफ लोकेशन पे थी, इसीलिए उसको गिरिव्रज भी कहा जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये एक जो क्वेश्चन है, अब हुआ क्या कि 2024 से पहले जो CUET PG हुए थे 2 साल, और उसमें ऑथर्स और बुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। हालांकि 1-2 क्वेश्चंस आ जाते थे, लेकिन 2024 में एक मेजर शिफ्ट अगर आप कह सकते हैं तो, कि ऑथर्स एंड बुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था। आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। तो जब इंडिपेंडेंट एग्जाम्स होते थे यूनिवर्सिटीज़ के, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक खास एक फोकस रहता था ऑथर्स और उनके बुक्स पे एंड उनकी आइडियाज़ पे। तो एक वो वाला ट्रेंड हम देखें तो वो फिर से 2024 के एग्जामिनेशन में जो है वो शुरू होते हुए आपको दिखेगा। तो आप यहाँ से जो एक सीख ले सकते हैं वो ये है कि हम जब 2025 के लिए जब प्रिपेयर करेंगे ना, तो ऑथर्स एंड बुक्स को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उनको साथ में लेके चलेंगे। एंड जो ये मेजर ऑथर्स हैं एंड ये जो उनकी जो किताबें हैं, उनमें एक जो मेजर आइडिया अगर किसी ने कुछ दिया है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 4 ऑथर्स हैं, KP जायसवाल, RC मजूमदार, जेम्स मिल और AL बैशम, और 4 किताबें हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया, हिंदू पॉलिटी और हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट। आपको मैच करना है, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मैच करना होता है। तो अगर एक लेमैन स्टूडेंट की तरह बात करें, हमने जेम्स मिल को जानते हैं। जेम्स मिल, इनकी जो किताब थी वो यहाँ पे जो रिक्रूट होते थे सिविल सर्वेंट्स, उनको एक प्रेस्क्राइब्ड किताब होती थी। तो जेम्स मिल जिसने बहुत बेसिक ही पढ़ा होगा ना, उसको ये बात वो पता होगा कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है 1815 के आसपास इन्होंने ये बुक पब्लिश कराई थी। तो जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा है, जिसमें 3 पार्ट्स इन्होंने दिए थे, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड देन एक इंग्लिश पीरियड। ठीक है, तो जेम्स मिल, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो अगर हम देखें C1 को अगर मैच करेंगे तो कुछ ऑप्शंस डेफिनेटली एलिमिनेट होंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो जाएगा एंड आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास बचते हैं बस 2 ऑप्शंस। ठीक है, AL बैशम अगेन एक थोड़ा सा नोन किताब हो जाएगा, AL बैशम अ वंडर दैट वाज इंडिया। तो D का 2 अगर हम मैच करें तो चलिए दोनों में है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा KP जायसवाल और RC मजूमदार उतना ज़्यादा एक डिटेल्ड लर्नर को शायद पता हो। तो अगर हम देखें KP जायसवाल ने जो है वो आपकी हिंदू पॉलिटी लिखी है, एक नेशनलिस्ट राइटर थे ये, जो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के रिटेलिएशन में ये आए थे। तो KP जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी लिखी है आपकी। तो A का 3rd अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, एंड RC मजूमदार, हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो आपके गलत होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे कि हमने बस एक, अगर हमें पता था जेम्स मिल, तो हमने 2 ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए थे। तो अगर गलत होगा भी तो नाउ वी आर एट अ चांस ऑफ 50-50, जो कि इनिशियली 25% 1/4 की एक जो प्रोबेबिलिटी होती है, हमने उसको
इंक्रीज करके 1/2 की प्रोबेबिलिटी पे कर दिया, तो आपके जो क्वेश्चन सही करने के जो चांसेस है ना वो ज़्यादा सही हो जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरबुदूर इज लोकेटेड इन, अगेन एक इजी सा क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। बोरबुदूर जो एक बौद्ध जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जावा, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बोरबुदूर लाइक टेम्पल कॉम्प्लेक्स या फिर बोरबुदूर बुद्धिस्ट टेम्पल, ये आपके जावा इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब अलवर्ड्स एंड नयनार्स की बात करी गई है। अलवर्ड्स एंड नयनार्स जो आपके भक्ति सेंट्स थे, अलवर्ड्स एंड नयनार्स, उनको बेसिकली 3 जो एक मेजर पिलर्स उनमें डिवाइड किया गया था, एक शैविज्म, वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म। तो जो नयनार्स थे ये आपके शैव थे, एंड अलवर्स जो थे ये आपके वैष्णव्स थे। तो इन्हीं के बारे में जो है ये सवाल है वो आपसे पूछा गया है। द मेल सेंट्स डिड नॉट लिव देयर लाइव्स एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, पुरुष संत अपना जीवन समाज के एक हिस्से के रूप में नहीं जीते थे। मोस्ट ऑफ द मेल सेंट्स वर मैरिड, अधिकांश पुरुष संत शादीशुदा थे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन देयर वर 63 नयनार सेंट्स, परंपरा के अनुसार 63 नयनार संत थे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन देयर वर 12 अलवर सेंट्स, परंपरा के अनुसार 12 अलवर संत थे। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना था कि क्या सही नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, तो अगर आपको भक्ति मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे, बिकॉज इसमें अलवर्ड्स और नयनार्स पे पर्टिकुलरली उतना ज़्यादा फोकस नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपको पता है भक्ति जो मूवमेंट थी वो कॉमन लाइक जो लोग थे, कॉमन लोग जो एलीट, मतलब एलीट इन द सेंस वो एक रिलीजियस एलीट से नहीं आते थे, कॉमन लोग थे जो घर बार या फिर गृहस्थी वाला जीवन जीते थे, उनकी फिलॉसफी थी पूरी की पूरी भक्ति मूवमेंट जो है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये उस पर्टिकुलर फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बिकॉज ये लोग जंगलों में जाके या फिर संन्यास लेके चीज़ें नहीं प्रोपोगेट करते थे, ये उसी समाज में रह के घर बार अपना देख के एंड फिर जो इनको जो समय मिलता था या फिर इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी भगवान को लेके या फिर पूजा पाठ को लेके, ये उसको प्रोपोगेट किया करते थे। तो ये जो पहला जो स्टेटमेंट है, द मेल सेंट्स डिड नॉट लिव देयर लाइफ एज पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये आपका गलत हो गया। दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ द सोसाइटी वाइल व्हेन दे वर प्रोपोगेटिंग देयर आइडियाज अबाउट देयर गॉड्स एंड हाउ टू वर्शिप देम। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एंड ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मेल सेंट्स वर मैरिड, यस ऑब्वियसली, जैसा कि उनका घर बार वाला जीवन था, गृहस्थी जीवन एक जीते थे, तो ये शादीशुदा होते थे वो लोग। 63 नयनार सेंट्स थे, अगेन ट्रू, एंड 12 अलवर सेंट्स थे, अगेन ट्रू। तो आपका जो गलत स्टेटमेंट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, बिकॉज जो सेंट्स थे वो सोसाइटी के पार्ट थे, एंड देन वो लोग जो है अपनी आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते थे, कुछ लिखते थे, तो ऐसा था। संगम लिटरेचर पे एक क्वेश्चन है, द नरेटिव टेक्स्ट ऑफ संगम लिटरेचर आर कॉल्ड, नरेटिव टेक्स्ट जो साहित्य के कथात्मक ग्रंथ थे उनको क्या कहा जाता था? किल्लनक्कू, मेलकनक्कू, विरकल या फिर तोल्कापियम। ठीक है, अब ये अगेन बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप संगम टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो इनिशियली आप कोई भी नोट्स रेफर कर ले तो ये चीज़ इनिशियली चली आती है कि किल्लकनक्कू या फिर मेलकनक्कू क्या था। तो किल्लकनक्कू की बात करें तो ये आपके इनको 18 लेसर टेक्स्ट कहा जाता है, 18 लेसर टेक्स्ट कहा जाता है, एंड जो ये आपके मेलकनक्कू हैं ये आपके 18 ग्रेटर टेक्स्ट्स कहलाते हैं। एंड किल्लकनक्कू में जो है वो आपके पोएम्स का कंपाइलेशन है, एंड ये जो है आपके लाइक लिटरेचर या फिर स्टोरीज जो ग्रंथ होते हैं ये उनका कंपाइलेशन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, द नरेटिव टेक्स्ट ऑफ संगम लिटरेचर आर कॉल्ड मेलकनक्कू, बिकॉज ये ग्रंथात्मक जो शैली में लिखे जाते थे, ये ग्रंथात्मक आपके जो टेक्स्ट थे उनको मेलकनक्कू कहा जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें विरकल की तो ये हीरो स्टोन्स होते थे साउथ इंडिया में एक परंपरा थी कि अगर देयर इज़ ग्रेट पर्सनालिटी या फिर उसने कुछ बड़ा किया है तो उसके नाम, जब वो मर जाता था तो उसके नाम पे, जैसे आज जो टूम स्टोन्स होता है ना, टूम स्टोन्स, ग्रेव स्टोन्स लाइक जिनको भी कहते हैं, तो वैसे ही हीरो स्टोन्स होते थे। वो एक हीरो स्टोन लाइक ज़मीन में गाड़ के एक पत्थर एंड उस पर कुछ डिटेल्स उसके बारे में या फिर उसकी कहानी, तो उसको जो है ये विरकल कहते थे, विरकल कहा जाता था उसको। टूम स्टोन या ग्रेव स्टोन से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेव स्टोन या टूम स्टोन ऑफ अ वेरी एस्टीम्ड पर्सनालिटी या फिर वेरी डोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। तो जो ये विरकल है आपका वो है, एंड तोल्कापियम जो है ये आपका
एक तमिलियन ग्रामर पे किताब है रिटन बाय तोल्कापियर। तो ये ग्रामेटिकल टेक्स्ट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, दैट विल बी मेलकन्नकु। बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अगेन बुक्स हैं एंड देन ऑथर्स हैं, आपको फिर मैच करना है। जैसा हमने 2-3 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही है। बुक्स जो है वो आपके हैं मृच्छकटिकम, मेघदूतम, स्वप्न बसवदत्त और विक्रम देवचरिता। और ऑथर्स आपके हैं शूद्रक, भाष, कालिदास या फिर बिल्हण। तो नॉर्मल चले, अगेन सेम स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे। कालिदास की बात करें, हमें पता है कि कालिदास ने जो है वो मेघदूतम या फिर मेघदूता लिखा है, ठीक है। तो अगर इससे एलिमिनेट करने की कोशिश करें बी का थर्ड, तो ये अगेन आपके 2 ऑप्शंस जो है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विक्रम देवचरिता या फिर विक्रम देवचरिता, अगर आपको पता है तो एक गुर्जर प्रतिहार किंग थे विक्रमादित्य, तो उन पे जो उनके कोर्ट पोएट थे बिल्हण, उन्होंने लिखा था विक्रम देवचरिता। तो डी का 4 अगर हम मैच करें, D4, तो यस हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। एंड ऑल्सो बाकी जो हम देख लें, आपका स्वप्न बसवदत्त जो है शायद हमने गलत एलिमिनेट कर दिया, 1 मिनट। कालिदास जो मेघदूतम है, इट्स बी थर्ड, ओके या नहीं, सही था, सही था। और जो विक्रम देवचरिता है वो आपका बिल्हण, तो यस ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम जो है वो आपके शूद्रक ने लिखा है, एंड जो स्वप्न बसवदत्त है वो आपके भाष ने लिखा है। तो ये कुछ मेजर लिटरेरी वर्क्स हैं आपके एंशिएंट या मिडाइवल इंडिया में, आप कह सकते हो, बिकॉज विक्रम देवचरिता आपके अर्ली मिडाइवल टाइम्स में आ जाती है। तो ये कुछ मेजर वर्क्स हैं एंड ये कुछ आपके बहुत प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं। हम इन सारों को डिस्कस करेंगे जब हम अपने क्लासेस में आएंगे, लाइव लेक्चर जब हम लेंगे, तो हम इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं एज अ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो येस ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, A1, दैट इज मृच्छकटिकम शूद्रक, मेघदूत कालिदास, स्वप्न बसवदत्त भाष एंड विक्रम देवचरिता जो है वो आपके बिल्हण ने लिखी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको कहता है कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है, आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, आपको जो कलात्मक अनुसार जो है इसको आपको अरेंज करना है। द गुप्ताज लॉस्ट बिहार एंड यूपी, एंड ऑफ स्कंद गुप्ताज रेन, द गुप्ता एरा स्टार्टेड बाई चंद्रगुप्त वन, द हुनाज ऑक्यूपाइड ईस्टर्न मालवा एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। बिहार और उत्तर प्रदेश गुप्तों के हाथ से निकला, स्कंद गुप्त के शासनकाल का अंत, गुप्त काल की चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरुआत, और हुनों ने पूर्वी मालवा और मध्य भारत के एक हिस्से पर कब्जा किया। तो अब होता क्या है जनरली कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने वाले क्वेश्चंस में कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। आप सब अगर गुप्ताज की बात की गई है तो ऑब्वियसली पहले गुप्ता एरा शुरू होगा। तो यस जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका पहला इवेंट हो जाएगा इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में। गुप्ता एरा स्टार्टेड बाई चंद्रगुप्त वन, तो आप देखें सी से अगर कोई शुरू हो रहा है यस, तो आपके एक ही स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। एंड आपका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 है, बिकॉज हमने तीनों एलिमिनेट कर दिया। बिकॉज जो पहला स्टेटमेंट होगा इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में, दैट विल बी फाउंडेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर बाई चंद्रगुप्त वन। डिस्कस कर लेते हैं आगे। पहला कि चंद्रगुप्त वन ने जो है वो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया या एक गुप्त एरा की जो है उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद आ जाएगा अब ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, अगर आपने लाइक डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज पढ़ा है तो उसके पीछे एक मेजर रीज़न था कि हुनास का जो एक कांस्टेंट जो एक अग्रेशन था गुप्ताज के बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, वो एक मेजर रीज़न बना कि जो है गुप्ताज का डिक्लाइन हो गया। एंड अगर आपको पता है बिहार एंड यूपी जो है वो उनका नर्व सेंटर हुआ करता था, वो उनका मेन सीट ऑफ पावर था, बिहार एंड ईस्टर्न यूपी। तो अगर बिहार एंड ईस्टर्न यूपी वो लूज़ कर रहे हैं तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि गुप्ता जो एम्पायर है वो ख़त्म हो गई। तो यस ख़त्म होना वुड बी द लास्ट इन द सीक्वेंस। तो ऑप्शन ए यस ये आपके लास्ट में है। एंड एंड ऑफ स्कंदगुप्त रेन, स्कंदगुप्त जो है वो लाइक वन ऑफ द ग्रेट गुप्ताज में आते हैं। एंड इन्हीं के बाद जो है वो मेजर जो डिक्लाइन जो है गुप्ताज का वो शुरू हो जाता है। तो ये जो आपका जो ऑप्शन आएगा वो सेकंड आएगा। एंड डी, हालांकि हुनाज और स्कंदगुप्त थोड़े से साइमल्टेनियस चलेंगे। स्कंदगुप्त ने हुनाज को हराया था, लेकिन स्कंदगुप्त के डेथ के बाद जो है वो हुनाज जो है थोड़े से स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट हो जाएंगे। एंड जो गुप्ताज का जो वो डिस्टर्बेंस है देन वो फिर गुप्ताज वो झेल नहीं पाएंगे। तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा सी फाउंडेशन, बी आपके स्कंदगुप्त का रेन, डी
हुनास का ऑक्यूपेशन, एंड ए द फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स डॉक्ट्रीन्स रिलेटेड टू जैनिज्म एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। वर्धमान महावीर अटेंड ऑमनिसेंस, या फिर कैवल्य, या फिर जो केवल ज्ञान है वो, थ्रू विच ही कॉन्कर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस। जैनिज्म टॉट 5 डॉक्ट्रीन्स इंक्लूडिंग डू नॉट कमिट वायलेंस, अहिंसा, डू नॉट टेल अ लाई, do not steal, do not observe continence, and possess hoard. The doctrine of Anektavad holds that reality is simple and has single aspect. Parshvanath, या फिर पार्श्व यहाँ पे लिखा गया, पार्श्वनाथ, Mahavir's predecessor, has asked his followers to cover the upper and lower portions of their bodies. आपको बताना है कितने स्टेटमेंट जो है वो सही है। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। वर्धमान महावीर ने सर्व ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया, जिसके माध्यम से उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त की। जैन धर्म ने 5 सिद्धांत सिखाए, जिनमें हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना और जमाखोरी करना शामिल है। अनेकांतवाद के सिद्धांत में कहा गया है कि वास्तविकता सरल और इसका एक ही पहलू है। महावीर के पूर्ववर्ती पार्श्व ने अपने अनुयायियों को अपने शरीर के ऊपरी और निचले हिस्सों को ढकने के लिए कहा था। आपको ये बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके सही हैं। पहले स्टेटमेंट की बात करें, जो केवल ज्ञान या फिर जो बुद्धिज्म में भी जो कॉन्सेप्ट है कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति ये थी कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। आपको ना ही दुख उतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ना ही आपको सुख इम्पैक्ट करता है। तो यस, केवल ज्ञान जब वर्धमान महावीर ने जब प्राप्त किया तो उन्होंने अपने मिजरी एंड हैप्पीनेस पे है जो है उसको कॉन्कर कर लिया, बिकॉज अब वो चीज़ उनको इम्पैक्ट नहीं करती थी। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो अगर हम कुछ एलिमिनेट की बात करें तो यस, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं है, स्टेटमेंट ए नहीं है, सॉरी। सेकेंड स्टेटमेंट को देखें, जैनिज्म टॉट 5 डॉक्ट्रीन्स। अहिंसा थी, उसमें आपको झूठ नहीं बोलना है वो था, आप चोरी नहीं करेंगे, यस इट वाज वन ऑफ द डॉक्ट्रीन्स। और पोजेस होर्ड, आप जो है एकत्रित या फिर जमाखोरी नहीं करेंगे। ये 4 आपके जो है प्रिंसिपल्स थे। एंड जो 5वां प्रिंसिपल्स था वो था ब्रह्मचर्य का। ठीक है, बट यहाँ पे जो लिखा गया डू नॉट ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस इज जो आपके जो बाउल मूवमेंट्स होते हैं या फिर जो आपकी जो बॉडी द प्रोसेस जो होता है जो जिससे बॉडी आपके वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज करती है, बेसिकली यूरिनल्स एंड एक्सक्रीटा, उसको आप कॉन्टिनेंस कहेंगे। अगर किसी ने उस पर कंट्रोल कर लिया है तो दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक्स। अगर आप तप करना चाहते हैं, अगर आप तपस्या या फिर अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं कि आपकी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं वो आपके कंट्रोल में है, तो ये जो आपका जो है कि जो कह रहा है कि डू नॉट ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज सारे ये एक बेसिक है। तो अगर वर्धमान महावीर ने अगर 12 सालों तक तपस्या करी थी कैवल्य के लिए, तो उन्होंने डेफिनेटली जो है अपने कॉन्टिनेंस पर वो कंट्रोल पा लिया था। बट ये आपका बेसिक जो है वो फिलॉसफी नहीं है, ये आपका एक बेसिक डॉक्ट्रिन नहीं है। यहाँ पे जो एक 5वीं जो डॉक्ट्रिन थी वो थी ब्रह्मचर्य की, जो कि वर्धमान महावीर ने दी थी। एंड जो 4 डॉक्ट्रिन थे वो उनके पहले के जो 23 तीर्थंकर थे उन्होंने दिए थे। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट बी है वो आपका गलत है। तो अगर किसी ऑप्शन में बी है तो वो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड डी। तो अगर आप ऐसे एलिमिनेशन के थ्रू अगर चीज़ों को करेंगे ना तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकतावाद, अनेकांतवाद या फिर अनेकतावाद जो है कि किसी भी चीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ वैसी दिख रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो एक सत्य है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को डिस्कस किया गया था जैनिज्म में अनेकांतवाद के अंदर। पार्श्वनाथ जो 23rd जो आपके जो तीर्थंकर थे उन्होंने यस डेफिनेटली कहा था अपने फॉलोअर्स को कि आप जो है अपने अपर बॉडीज एंड लोअर बॉडीज को कवर करें। ठीक है, तो सही आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, केवल ए एंड डी। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर इज एसोसिएटेड विथ, उत्तरी काले चमकदार मृद भांड संस्कृति किस संस्कृति से संबंधित हैं? ऋग्वैदिक पीरियड, मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड या फिर राजपूत पीरियड। तो अगर आप NBPW फेज की बात करें तो ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इस फेज को सेकेंड अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है वो आपका इंडस वैली का फेज है। तो इस चीज़ को जो है हम सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड ये जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है आपका, ये आपके बुद्धा एज
से शुरू होता है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सबसे क्लोजेस्ट आपका आएगा दैट विल बी योर मौर्यन पीरियड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगेन कुछ टर्म्स दिए गए हैं एंशिएंट इंडिया से एंड उसके मीनिंग्स हैं एंड आपको बताना है कि कौन सा टर्म किस मीनिंग पे लाइक सूटेबल बैठता है। टर्म्स जो है वो आपके श्रेष्ठिन, सार्थवाह, श्रेणीज या गिल्ड्स या फिर मनी ग्रामम, और जो मीनिंग्स हैं वो आपके प्रोफेशनल बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स। दूसरे नंबर पर है द कंपनी फंक्शन इन सदर्न इंडिया, तीसरे पर है द कैरावान लीडर एंड चौथे पर है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंपनीज एंड मर्चेंट्स। तो सार्थवाह की बात करें, क्योंकि ये इफ आई रिमेंबर ये 2023 में भी आया था, तो सार्थवाह इज द कैरावान लीडर्स। लाइक कैरावान वो एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स होते थे जो एक लाइक जगह से दूसरे जगह पे जाके ट्रेड वगैरह करते थे, तो एंड उनके जो लीडर को जो है वो सार्थवाह कहा जाता था, तो ही वॉज द कैरावान लीडर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है वो थर्ड वाला मीनिंग जाएगा। कुछ एलिमिनेट होगा, यस ऑब्वियसली 2 स्टेटमेंट्स आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। मनी ग्रामम की बात करें तो मनी ग्रामम जो है इट वाज अ कंपनी दैट फंक्शन इन सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया के जो कंपनीज या फिर जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे उनको लाइक एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को मनी ग्रामम कहा गया। तो मनी ग्रामम आपके साउथ इंडिया की एक लाइक श्रेणी या फिर गिल्ड भी आप कह सकते हो, जिसको नॉर्थ इंडिया में लाइक श्रेणी और गिल्ड कहा जाता था। तो यस मनी ग्रामम जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप ऐसे आंसर मिल जाएगा, बट चलिए बाकी जैसे हमने लाइक अभी जिक्र करी श्रेणीज और गिल्ड्स की, तो ये आपके हो जाएंगे प्रोफेशनल ये आपके हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंपनीज एंड मर्चेंट्स। एंड श्रेष्ठिन्स जो है, जो श्रेणीज के जो हेड्स होते थे उनको श्रेष्ठिन्स कहा जाता था, प्रोफेशनल बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स। बिकॉज श्रेणी की बात करें तो ये डिफरेंट फंक्शंस करते थे। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स होता था जो सेम ट्रेड में लाइक इंडल्ज हैं एंड उनके ग्रुप को जो है वो श्रेणी कहा जाता था। तो ये आपको ट्रेन करेंगे आर्टिसंस को या फिर लाइक नए मर्चेंट्स या ट्रेडर्स को। रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट हो गया, लाइक मार्केट में जो आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो गई। लेंडिंग का भी काम करते थे, मनी लेंडिंग। तो एक अर्ली बैंक्स के भी एग्जांपल्स के रूप में हम श्रेणीज या गिल्ड्स को देखते हैं। एंड श्रेष्ठिन्स जो होते थे वो इन श्रेणीज और गिल्ड्स के लीडर्स को श्रेष्ठिन कहा जाता था। एंड जो मनी ग्रामम का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है श्रेणी या गिल्ड से, बट ये आपके साउथ इंडिया में जो थी मनी ग्रामम वो पॉपुलर थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, consider the following statements about relation between Akbar and Portuguese and identify the correct statement. Portuguese captured Diu in 1560 and Akbar had come in touch with Portuguese after the Mughal conquest of Deccan. Akbar met the Portuguese in Surat and wanted to establish friendly relations with them. In 1573, Akbar granted the Portuguese traders at Cambay exemption from paying custom duties on goods imported by them. In 1585, Akbar appointed an army under Qutbuddin Khan to help the Portuguese. हिंदी में एक बारी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। पुर्तगालियों ने 1560 में दीव पर कब्जा कर लिया और दक्कन पर मुगल विजय के बाद अकबर पुर्तगालियों के संपर्क में आ गया। अकबर सूरत में पुर्तगालियों से मिला और वह उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। 1573 में अकबर ने कैम्बे में पुर्तगाली व्यापारियों को उनके द्वारा आयोजित वस्तुओं पर सीमा शुल्क का भुगतान करने से छूट दी और 1585 में अकबर ने पुर्तगालियों की मदद के लिए कुतुबुद्दीन खान के नेतृत्व में एक सेना नियुक्त की। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। तो अगर आप दीव गोवा की बात करें तो इसका जो कैप्चर था, गोवा आपका 1510 में पोर्तुगीज ने कैप्चर कर लिया था एंड दीव जो है वो आपका 1509 में जो है ये कैप्चर करेंगे। तो ये जो आपका 1560 है ये आपका गलत हो जाएगा, तो इससे आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो अगर कुछ एलिमिनेट हो जाए तो आपका ये और ये ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अकबर met the Portuguese in Surat and wanted to establish friendly relations with them. ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, बिकॉज अकबर जो है पोर्टुगीज से एक मैत्रित्व स्थापित करने के पीछे जो रीजंस थे वो बहुत थे। बिकॉज इनकी एक जो थी वो एक नेवी स्ट्रांग थी, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो थी वो थोड़ी सी मॉडर्न थी एंड ऑल्सो अकबर जो है वो सुलह कुल यूनिवर्सल ब्रदरहुड उस समय प्रोपोगेट कर रहे थे। तो वो पोर्टुगीज़ से जो है वो क्रिश्चियनिटी के जो बेसिक टेनेंट्स है उसके बारे में जानना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने जो है वो फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी पोर्टुगीज़ के साथ। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें
तो 1583 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ वलसाद, जिसमें पोर्टुगीज और मुगल आर्मीज जो हैं वो आमने सामने रहती हैं। तो ये वो एरा था जब पोर्टुगीज और मुगल एम्पायर में ट्रेड को लेके या फिर ट्रेड कंसेशंस को लेके थोड़े से लाइक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो उस समय कुतुबुद्दीन खान के अंडर एक आर्मी की अपॉइंटमेंट की गई थी, बट हेल्प के लिए नहीं, जस्ट टू कीप अ चेक ऑन दी पोर्टुगीज। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी जो कहता है अकबर ग्रांटेड पोर्टुगीज ट्रेडर्स एट कैम्बे, बिकॉज ये जो फेज़ है ना, इस फेज़ में अकबर यूनिवर्सल ब्रदरहुड या फिर सुलह कुल, तो उनका ये था कि जब तक पोर्टुगीज़ हमारे निजी मामले में या फिर इंटरनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, तब तक उनके साथ एक फ्रेंडली जो है वो रिलेशन बना के रखा जा सकता है, बिकॉज हम उनसे जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो वॉरफेयर हो या फिर मैरीटाइम वॉरफेयर हो या फिर लाइक क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना हो। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके चलते अकबर ने जो है वो पोर्टुगीज़ से एक दोस्ती का हाथ जो है वो उन्होंने फैलाया था। बट पोर्टुगीज़ जो है वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, मार्केट इस्टेब्लिश करने आए थे, तो उनकी जो माइंडसेट थी वो अकबर के माइंडसेट के साथ कोलैब नहीं करती है, एंड देन एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इमर्ज होकर आता है। हु बिल्ट कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा, एलोरा का जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा केव्स में, केव नंबर 16 में, उसको जो है वो किसने, केव 16 में ये आपका कैलाशनाथ टेम्पल, उसको किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट एम्परर कृष्ण वन, राष्ट्रकूट एम्परर कृष्ण टू, चोल रूलर राजेंद्र वन एंड पल्लवा रूलर राज सिंह। ये दो ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपको बेसिक्स पता है कि राष्ट्रकूटों के समय के राष्ट्रकूटों के एरा के अंडर जो है वो कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया था, एंड ये कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो पल्लवास के कैलाशनाथ टेम्पल की एग्जैक्ट रेप्लिका थी। ठीक है, पल्लवास ऑफ कांची जो है उनके जो कैलाशनाथ टेम्पल थी कांचीपुरम में, उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका थी, जिसको एलोरा के केव नंबर 16 में बनाया गया था। एंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कृष्ण वन के पैटर्नेज में जो है वो राष्ट्रकूटों ने या फिर कैलाशनाथ टेम्पल जो है उसको बनवाया था कृष्ण वन के पैटर्नेज के अंदर। अगेन एक भक्ति या फिर भक्ति मूवमेंट या फिर भक्तिज्म से एक क्वेश्चन है, थियोरी ऑफ नॉन यूनिटी ऑफ गॉड एंड सोल, डुअलिज्म या फिर द्वैतवाद वॉज डेवलप्ड बाई, ईश्वर और आत्मा की गैर एकता का सिद्धांत जो है द्वैतवाद या द्वैत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है आपके शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या फिर निम्बकाचार्य। तो अगर इनके फिलॉसफीज की बात करेंगे ना, तो जो आपके शंकराचार्य थे, इन्होंने जो है वो अद्वैतवाद की जो सिद्धांत है उसको दिया। एक मिनट, इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी थी वो थी विशिष्ट अद्वैतवाद, और ये दोनों जो है इनकी जो फिलॉसफीज थी वो आपके द्वैतवाद की फिलॉसफीज थी, मतलब डुअलिज्म। तो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी थी वो एक मोनोथीइज्म या फिर मोनोइज्म पे बात करती थी कि जो आत्मन और ब्राह्मण है, जो भगवान या फिर जो उसके जो अनुयायी हैं वो सेम है। तो आप लाइक ये बेसिक्स हैं, तो वो उसमें एक मोनोइज्म की बात करी गई थी इसमें, और विशिष्ट और थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप ये टाइमलाइन से भी क्वेश्चन करें ना, शंकराचार्य जो है वो आपके 9th सेंचुरी में आएंगे, ये आपके 11th सेंचुरी में आएंगे, ये आपके 12th सेंचुरी में आएंगे, एंड ये भी आपके 12th सेंचुरी में आएंगे। तो जैसे जैसे ये लोग टाइम में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है वो डेवलपमेंट होता है। शुरू होता है मोनोइज्म से, द्वैतवाद की ब्राह्मण और आत्मन जो है वो एक है। फिर आएंगे रामानुजाचार्य, वो कहेंगे विशिष्ट अद्वैतवाद, दोनों एक हैं लेकिन जो आत्मन है उसकी कुछ अपनी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ हैं। एंड इसी को फर्दर एलाबोरेट करते हुए माधवाचार्य बोलेंगे नहीं, दोनों अलग अलग हैं, ब्राह्मण अलग है, आत्मन अलग है। एंड निम्बकाचार्य कहेंगे कि कुछ कुछ एस्पेक्ट्स सेम है एंड कुछ कुछ एस्पेक्ट्स अलग है, बट इनका जो मेजर जो कॉन्सेप्ट था वो आपके द्वैतवाद पे ही था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि द्वैतवाद या फिर डुअलिज्म का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माधवाचार्य, बिकॉज द्वैतवाद पे पहली बार जो बात करी थी वो आपके माधवाचार्य ने करी थी, एंड देन आगे जो है वो आपके निम्बकाचार्य ने उसको फर्दर एलाबोरेट किया था। ठीक है,
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगेन ऑथर्स एंड उनके किताब, जैसे मैंने बताया था कि 4-5 क्वेश्चन जो आपको 2024 के CUET PG एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे ऑथर्स एंड उनके बुक्स पे। तो ऑप्शन आपके ऑथर्स हैं AS अल्तेकर, KA नीलकंठ शास्त्री, KN चौधरी एंड जादूनाथ सरकार, JN सरकार। बुक्स हैं ट्रेड एंड सिविलाइजेशन इन इंडियन ओशन, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, राष्ट्रकूट एंड देयर टाइम्स एंड द चोलास। तो एक सबसे जो इजी नाम मेरे हिसाब से जो है वो है आपके जादूनाथ सरकार का। एंड हम जानते हैं कि इनका जो मेजर काम है वो आपके हिस्ट्री ऑफ बंगाल पे है। तो अगर हम डी को 2 के साथ लाइक कोलैबोरेट करेंगे तो हमारे 2 ऑप्शंस जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बात करेंगे नीलकंठ शास्त्री की। तो इनका जो काम है, इनकी जो रचनाएं हैं या फिर इनका जो रिसर्च है वो आपके डीप साउथ पे है, हिस्ट्री ऑफ डीप साउथ पे है। तो चोलास पे जो है इनका एक बहुत अच्छा काम है। तो द चोलास नाम की जो किताब है वो आपके के नीलकंठ शास्त्री ने लिखी है। तो बी का अगर 4 देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। एंड बाकी आप अगर देखना चाहें ए का 3rd, AS अल्तेकर का राष्ट्रकूट एंड देयर टाइम्स एंड KN चौधरी का ट्रेड एंड सिविलाइजेशन इन द इंडियन ओशन। तो अगर आप ऐसे, बिकॉज सारे क्वेश्चंस में चारों नाम ऐसे नहीं आएंगे जो बहुत अननोन हो, कुछ नाम ऐसे होंगे जो सारे किताबों में, NCERTs में, बेसिक किताबों में उनका जिक्र ज़रूर होगा। तो जादूनाथ सरकार हो गए, KA नीलकंठ शास्त्री हो गए, इनका जिक्र आपको बेसिक जो है किताबें उनमें आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन द पोएम्स द चोलास आर रेफर्ड टू एज मन्नार, कावेरी किलाबोन, केरल किलाबोन, एनिता एनाती। तो ये बहुत एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि जो चोलास थे उनकी जो मेन जो डायनेस्टी थी या फिर जो मेन सेंटर ऑफ पावर था वो आपके कावेरी नदी के बैंक्स पे था, कावेरी रिवर के बैंक्स पे था। तो उनको जो है वो कावेरी किलाबोन भी कहा गया है पोएम्स में। मन्नार आपके केरल का एक रीजन है, केरल किलाबोन जो केरला वाले जो रूलर्स थे, चेरास बेसिकली, उनको कहा जाता था। तो ठीक है, तो कावेरी के आसपास वाले रीजन पे जो रूल करते थे चोलास, उनको पोएम्स में जो है वो कावेरी किलाबोन के नाम से भी जाना गया। मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन न्यूज़पेपर्स, पब्लिशर या फिर मैगजीन्स वाले सेक्शन से। हु वाज द एडिटर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका? गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या फिर ब्रह्म बांधव उपाध्याय। आपको बताना है कि कौन जो है वो फाउंडर हैं आपके या फिर एडिटर है अमृत बाजार पत्रिका के। तो अमृत बाजार पत्रिका एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर थी जिसके जो फाउंडर या फिर फाउंडिंग एडिटर्स जो थे वो आपके एक तो मोतीलाल घोष हो जाएंगे और आपके दूसरे शिशिर कुमार घोष थे। तो इन दोनों ने जो है वो मिल के अमृत बाजार पत्रिका की जो है वो स्थापना करी थी और ये इसके फाउंडिंग एडिटर्स थे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके मोतीलाल घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSR, जो एक कांग्रेस के अंदर रह गई सोशलिस्ट प्रिंसिपल, बिकॉज 1930s के बाद से एक सोशलिज्म का जो यंग लीडर्स आ रहे थे ना कांग्रेस में, जो यंग लीडर्स या फिर जो एक यंग कैडर थी कांग्रेस की, वो सोशलिज्म एक जो प्रिंसिपल था जो कि बहुत फेमस हो गया था आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1970 में रशिया में। तो एक सोशलिज्म के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा वो लोग प्रमोट करते थे, लाइक प्रोपोगेट करना चाहते थे। बट कहीं ना कहीं जो सीनियर कैडर थी उनका जो एक मेन एम था अभी ये था कि हमें जो है वो आज़ादी चाहिए, एंड देन उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि इंडिया की जो एक बेस इकोनॉमी या फिर इंडिया एज अ बेसिक कंट्री उसकी कोर फिलॉसफी क्या होगी। तो जो यंग कैडर्स थे उन्होंने कांग्रेस के अंदर रह के ही कांग्रेस के एक विंग के रूप में, कांग्रेस के एक लाइक सब पार्टी के रूप में जो है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है वो स्थापना करी थी 1934 के आसपास। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके जो मेजर लीडर्स थे आपके नरेंद्र देव थे, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, ये कुछ यंग कैडर्स थे। एंड ऑल्सो जो दो नाम थे मेन, JP एंड आपके राम मनोहर लोहिया। तो ये 4-5 लोग जो थे इन्होंने जो है वो मिल के CSR की स्थापना करी थी। एंड C राजगोपालाचारी जो थे वो कभी CSR के पार्ट नहीं थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पार्ट नहीं थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर 3 C राजगोपालाचारी। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया इस क्वेश्चन में। लाला लाजपत राय, सहजानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाबा रामचंद्र।
इजी सा क्वेश्चन है। सहजानंद सरस्वती जो है वो पहले आपके प्रेसिडेंट होंगे। लाला लाजपत राय भी आपके जो है वो पेजेंट मूवमेंट से रिलेटेड थे, और इन्होंने पंजाब में जो है पंजाब वाले क्षेत्र में पेजेंट्स के लिए काफ़ी काम किया है। हालांकि ऑल इंडिया जो किसान सभा थी, अखिल भारतीय किसान सभा, उसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके सहजानंद सरस्वती थे। अगेन एक भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सारे स्टेटमेंट्स को अरेंज करना है। शंकरा रोट अ फेमस कमेंट्री ऑन ब्रह्म सूत्र, डेवलपमेंट ऑफ मटेरियलिस्ट फिलोसफी, रामानुज कमेंट्री ऑन द ब्रह्म सूत्र एंड कंपाइलेशन ऑफ द ब्रह्म सूत्र बद्रयान। तो अगर अभी हमने जो पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने उसमें क्रोनोलॉजी बताई थी कि जो सबसे पहले जो है वो आपके आदि शंकराचार्य 9th सेंचुरी में आएंगे, ठीक है, एंड आपके देन रामानुजाचार्य जो है वो आपके 10th 11th सेंचुरी में आते हुए दिखेंगे आपको। तो अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट ए है वो आपके स्टेटमेंट सी से पहले आएगा। तो अगर कहीं पे भी अगर आपको स्टेटमेंट ए से पहले दिख रहा है तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे बात करते हैं बद्रयान और मटेरियलिस्ट फिलॉसफी। मटेरियलिस्ट फिलॉसफी जो है वो आपकी चार्वक फिलॉसफी या फिर लोकायत फिलॉसफी जो है, जिसमें मटेरियलिज्म पे बात की गई है। चार्वक, आप इस फिलॉसफी को चार्वक नाम से भी जानेंगे। एंड ये फिलॉसफी जो है एक सॉर्ट ऑफ एक रिटालिएशन थी लाइक वैदिक फिलॉसफी और जो बुद्धिज्म जैनिज्म आ रहा था उस पे, कि आप ये पेनेंस करिए, ऑस्टेरिटी करिए, एंड इन सब का लाइक कोई मतलब नहीं है। ये जो दो फिलॉसफीज थी, एक अजीविकास एंड एक ये चार्वक, ये थोड़ी सी अलग हटके फिलॉसफीज थी। अजीविकास कहते थे कि जो आपकी नियति में है वो होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड ये चार्वक या फिर लोकायत की जो फिलॉसफी थी वो ये कहते थे कि लाइक मटेरियलिज्म, आपको तप करके संन्यास करके वो कुछ नहीं मिलने वाला, एंड आपका जो एक मेन गोल है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा अगले जीवन या फिर अगले बार आप जन्म नहीं लेंगे, तो आपको उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। आपका जो ये जीवन है आप उसको लाइक संकट में डाल के या फिर आप उसको कठिनाई से जी के आप अपने अगले जीवन में कुछ कुछ अच्छा लेना चाहते हैं, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको जो ये जीवन मिला है आप उसको अच्छा बनाइए, एंड अच्छा बनाने के लिए आप जो है वो आप भोग विलास करिए, मटेरियलिज्म को आप फॉलो करिए, चीज़ें आप अपने लिए लाइए, आप अपने सुख के लिए जो भी हो सकता है आप वो करें। तो इसको जो है वो आपको मटेरियलिस्ट फिलॉसफी कहा गया। एंड ये जो फिलॉसफी थी वो चार्वक की फिलॉसफी थी, एंड ये इन रिटालिएशन आता है बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, या फिर वैदिक जो फिलॉसफी थी उससे। तो ये आपका जो है ये आपका 5th 6th सेंचुरी BCE में डेवलप होता हुआ दिखेगा। बद्रयान ने जो ब्रह्म सूत्र लिखा था वो आपके 450 BCE के आसपास लिखे थे वो उन्होंने। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आपकी जो चार्वक की जो फिलॉसफी है वो आपकी पहले आएगी, एंड देन जो है वो ब्रह्म सूत्र जो है बद्रयान की वो आएगी। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका B, D, A and C। तो B, D, A and C, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। आपको लाइक एक होलिस्टिक अगर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना, तो आपको कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला है। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि चार्वक जो है वो पहले आएंगे, रामानुजाचार्य या फिर शंकराचार्य का अगर आपको टाइमलाइन पता है तब भी आप ये क्वेश्चन कर ले जाते। तो ऐसी अगर चीज़ें अगर आपने प्रिपरेशन में अगर एक होलिस्टिकली चीज़ों को प्रिपेयर करा है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? कुमारगुप्त, रुद्रदमन, धर्मपाल या गोपाल? तो इसका बहुत इजी सा आंसर जो है वो है आपका धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और उदंतपुरी जो यूनिवर्सिटी थी उसकी स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। सर रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1880, 1886, 1858 एंड 1942। तो ये स्ट्रेची जो कमीशन थी ये आपकी फमाइन कमीशन थी। ये आपकी फमाइन कमीशन थी जो आपके 1880 में आती है। एंड जो रेगुलर जो फमाइंस आ रहे थे इंडिया में उसके एक रिजल्ट के रूप में कि उनको कैसे रोका जाए उसके लिए एक जो है कमीशन की स्थापना करी गई थी सर रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता के अंदर, एंड वो 1880 में बनी थी। एंड इसने जो अपने फाइंडिंग्स में ये बताया ना कि जब फमाइंस आते हैं हमें वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब कि आप फूड प्रोवाइड करा दें, ट्रेड को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, टैक्सेस को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की इन्होंने बात करी थी कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो शायद लोगों के पास जो है वो थोड़ा सा स्पेंड करने का या फिर परचेसिंग पावर जो है उनकी वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। एंड जो ये फमाइंस हैं जहाँ पे उनके पास शायद कुछ नहीं बचता खाने को,
उन सारे केसेस में उनके पास थोड़ा सा एक रिसोर्स होगा जिससे कि वो अपने खाने पीने का ध्यान जो है वो रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करी गई थी सर रिचर्ड स्ट्रेची की जो कमीशन थी 1880 की फमाइन कमीशन में। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री, पाई एंड डेसिमल वैल्यू, रूल्स गवर्निंग संस्कृत, एस्ट्रोनॉमिकल थॉट्स ऑन बृहद संहिता एंड अलजेब्रा एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कुछ थियोरीज हैं एंड कुछ ऑथर्स हैं या कुछ प्रोपाउंडर्स हैं उनके, आर्यभट्ट, पनिनी, ब्रह्मगुप्त एंड वरामहीर। तो अगर रूल्स गवर्निंग संस्कृत की बात करें, हमें पता है कि पनिनी की जो अष्टध्यायी है वो एक संस्कृत के ऊपर एक ग्रामेटिकल टेक्स्ट है संस्कृत की, उसमें 8 चैप्टर्स हैं, इसलिए उसको अष्टध्यायी कहा जाता है। तो पनिनी ने अष्टध्यायी लिखा था जो रूल्स देती हैं संस्कृत को कैसे लिखना है, पढ़ना है, उस पर। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है वो आपका नंबर 2 जाएगा। तो आपके 2 जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर बात करें ट्रिग्नोमेट्री, पाई एंड डेसिमल वैल्यू की। पाई एंड अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पता है तो पाई एंड डेसिमल वैल्यू हमें पता है कि ये आर्यभट्ट के साथ हम इसको रिलेट करते हैं कि आर्यभट्ट ने डेसिमल की वैल्यू एंड देन पाई की वैल्यू जो है वो दी थी। तो A1 तो आपका ऑप्शन नंबर 3 2 पे आप सही कर सकते हो। आगे अगर देखें, बृहद संहिता जो है वो आपके वरामहीर ने लिखी थी एंड अलजेब्रा एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो आपके ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया था। बृहद संहिता भी एक कॉमन फैक्ट है। बृहद संहिता हम जनरली जानते हैं कि बृहद संहिता जो है वो आपके वरामहीर ने लिखी थी एंड आपके डेसिमल वैल्यू आर्यभट्ट एंड देन रूल्स गवर्निंग संस्कृत, पनिनी की जो अष्टध्यायी है वो पनिनी द्वारा लिखी गई है। तो ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले सीरीज़ के साथ भी, जिसमें हम आगे के जो 25 क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कंस्ट्रक्शन ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल कंप्लीटेड, विजयालय कैप्चर्ड तंजौर, राजेंद्र वन टुक द टाइटल ऑफ गंगईकोंड चोल एंड राजा राजा अटैक्ड क्विलॉन। तो इसमें भी अगर एक ट्रिक की बात करें तो आप देखेंगे कि 3 जो है वो रूलर्स के नाम हैं। आपको पता है कि जो इम्पीरियल चोलाज हैं वो विजयालय ने फाउंड करी थी। इम्पीरियल चोलाज की जो शुरुआत है वो विजयालय ने करी थी। फिर आपके राजा राजा हैं एंड राजा राजा के जो बेटे हैं वो आपके राजेंद्र हैं, राजेंद्र द फर्स्ट। तो ये एक बेसिक हायरार्की है, ये एक बेसिक क्रोनोलॉजी है इस क्वेश्चन में 3 नामों की। तो इसके हिसाब से बी जो है वो पहले आना चाहिए, ठीक है, बी जो है वो पहले आना चाहिए। उसके बाद राजा राजा वाला जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा एंड देन जो आपका सी है राजेंद्र वन वो बाद में आएगा। एंड ऑल्सो अगर इस स्टेटमेंट को भी अगर एक किंग से रिलेट करने की कोशिश करें तो बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो राजा राजा ने बनवाया था एंड इसलिए इसको राजा राजेश्वरा टेम्पल या फिर राजा राजा टेम्पल भी कहते हैं। तो ये भी जो है वो आपके राजा राजा के साथ आ जाएगी। तो अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने की बात करें, विजयालय फाउंडर तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपके 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी से शुरू होगा। उसके बाद अब ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं इसमें राजा राजा कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ईयर पता होना चाहिए। क्विलॉन के अटैक की बात करें तो ये आपके अराउंड 993 AD में जो है वो क्विलॉन पे अटैक करेंगे राजा राजा। एंड बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो आपके 1010 AD में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखें बी, डी, ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा बिकॉज राजेंद्र वन जो है वो आपके राजा राजा के सन है। तो डेफिनेटली वो अपने फादर के बाद जो है वो चोलास के थ्रोन को असेंड करेंगे। तो इसके साथ हमने पहला जो सीरीज़ है PYQ का, जहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस करे 2024 के जो CUET PG एग्जामिनेशन हुए थे हमें हिस्ट्री के लिए, उसमें से क्वेश्चंस अगर देखें तो जैसा मैंने बताया ऑथर्स पे इस बार खास फोकस रहा। 3-4 क्वेश्चंस हमने अभी देख लिए एंड आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे ऑथर्स पे। भक्ति मूवमेंट से 3-4 सवाल हमने देखे, काफ़ी क्वेश्चंस रहे हैं उनके फिलॉसफी पे, उनके कमेंट्रीज पे, उनके वर्क्स पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले सीरीज से जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं कि हमें ऑथर्स पे फोकस करना है, हमें जो है वो भक्तिज़म पे जो है वो फोकस करना है। एंड ऑल्सो अगर हम अपने प्रिपरेशन को एक होलिस्टिक रखें जहाँ पे हम इंटरकनेक्शन अगर बनाते चलें तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना शायद ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ख़त्म करते हैं ये पहला सीरीज़। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CUET PG MA हिस्ट्री में के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगले साल अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज़ को चेक नहीं किया है तो डेफिनेटली हमारे एप्लीकेशन को आप CUET जो प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
आप हमारे वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमारे कोर्सेज़ को चेक करिए। हम बहुत जल्द क्लासेस जो है वो शुरू करने वाले हैं, तो अगर आप डे 1 से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके लिए भी एक ईजी होगा एंड आपके पास कोई बैकलॉग नहीं रहेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।